नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इंडियन ब्रांड की जिसने लगभग 30 से 40 सालों तक भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर पर राज किया था। दोस्तों, उस ब्रांड को हर सरकारी नेता हो या अफसर हो या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उसके दफ्तर या घर में वो गाड़ी देखने को मिल जाती थी। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ एम्बेसडर कार की। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान मोटर्स के उस समय की सबसे बेहतरीन कारों में से एक एम्बेसडर कार की। दोस्तों, इस कार को किंग्स ऑफ इंडियन रोड के नाम से भी जाना जाता था, यानी कि भारतीय सड़कों का राजा या रानी जो भी है कहा जाता था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे एम्बेसडर कार की स्थापना हुई, कैसे इसने भारतीय मार्केट पर राज किया और कैसे ये हर सरकारी महकमे में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुई और सरकारी महकमे के अलावा टैक्सी वालों के दिलों में इसने राज किया। दोस्तों, जी हाँ, तो आज के इस वीडियो में डिटेल में हम बात करेंगे कैसे इसकी स्थापना हुई, कैसे फिर बाद में कंपटीशन आने के बाद एम्बेसडर कार की चमक की बढ़ती चली गई और फाइनली सरकार ने इस कार को बाद में बंद करने का फैसला लिया। तो दोस्तों, डिटेल में हम बात करेंगे। मेरा नाम है मनोज शर्मा, आप देख रहे हैं शर्मा जी हेल्प, जहां आपको मिलते हैं पीएफ ईएसआई बिजनेस फाइनेंस रिलेटेड वीडियो जो आपके और आपके मिलने वालों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कर लेता हूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेकर आऊं आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी ऐसी अच्छी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, बिना देरी के हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआती दिनों की बात करते हैं। एम्बेसडर कार का जो स्थापना है वो आजादी के पश्चात 1958 में यथावत रूप से चालू हुआ। दोस्तों, दरअसल हिंदुस्तान मोटर की एक कार बिरला ग्रुप का हिस्सा हुआ करती थी, जिसकी स्थापना 1942 में यानी आजादी से कुछ समय पहले ही बीएम बिरला जी ने गुजरात के ओखा पोर्ट के पास एक असेंबली प्लांट के रूप में की थी, जो बाद में धीरे धीरे 1950 आते आते तक जब इनका बिजनेस बढ़ने लगा, एक्सपेंड करने लगा, तो इन्होंने अपना बाद में धीरे धीरे प्लांट गुजरात ओखा से शिफ्ट करके उत्तर पाड़ा कोलकाता में शिफ्ट कर लिया, जहां पर एम्बेसडर कार का यथावत रूप से मैन्युफैक्चरिंग चालू हुआ। दोस्तों, दरअसल जो एम्बेसडर कार है वो पहले मॉरिस मोटर लिमिटेड यूके का हिस्सा हुआ करती थी, जिसे बाद में हिंदुस्तान मोटर ने पूरी तरह से अपने में मिला लिया। तो इस तरह से 1958 के बाद में यथावत रूप से एम्बेसडर कार मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट कोलकाता के पास उत्तरपाड़ा में स्टार्ट हो गया। दोस्तों, मारुति सुजुकी के आने से पहले तक एम्बेसडर कार का भारतीय बाजार में मोनोपोली था, लेकिन बाद में जब मारुति और दूसरे ब्रांड से इंडियन मार्केट में एंटर हुए तब धीरे धीरे इसका पतन जो है या इसकी चमक है वो कह सकते हैं वो फीकी पड़ने लग गई थी। सफलता के दिनों की बात करें तो एम्बेसडर कार अपनी शुरुआती स्थापना के पश्चात भारतीय मार्केट में काफी लोकप्रिय हुई। हर सरकारी महकमे में एम्बेसडर कार देखने को मिल जाती थी। इवन दो जो टैक्सी सर्विसेज वाले थे उनके यहाँ भी एम्बेसडर कार ने सबके दिलों में लोकप्रियता हासिल कर ली थी। दोस्तों, एम्बेसडर कार को फर्स्ट इंडियन कार, मेड इन इंडियन कार का तमगा भी प्राप्त था और ये पहली डीजल कार, इंडिया की सबसे पहली डीजल कार भी इसे माना जाता है। दोस्तों, इसे किंग्स ऑफ इंडियन रोड के नाम से जाना जाता था, यानी इसे भारतीय सड़कों की रानी कार माना जाता था। दोस्तों, उस समय 60-70s में
एम्बेसडर कार एक सेलिब्रिटी कार के रूप में प्रसिद्ध हुई थी और हर इंसान का इस कार में बैठने का सपना हुआ करता था। दोस्तों एक साल पहले एम्बेसडर कार की बुकिंग करवानी पड़ती थी। दोस्तों आज भी अगर हम टैक्सी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में वही छवि उभर के आती है, एक सफेद कलर की गाड़ी जो दोनों तरफ से सपाट हो और टैक्सी के नाम पे हमें वही देखने को छवि हमारे मन में आती है। दोस्तों बिरला फैमिली के पॉलिटिकल रिलेशन होने के नाते एम्बेसडर कार को इसका खूब फायदा हुआ कि उस समय बिरला फैमिली ने ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए भारतीय सरकार से काफी रियायतें दी, जिसका फायदा इनडायरेक्ट रूप से एम्बेसडर कार को ही हुआ था। दोस्तों 2013 में एम्बेसडर कार को बेस्ट टैक्सी, सबसे अच्छी टैक्सी का ग्लोबल अवार्ड भी मिल चुका है। दोस्तों सफलता के दिनों के बाद दोस्तों अब बात करते हैं कंपटीशन की। 1958 की स्थापना के पश्चात 1980 के दशक तक दोस्तों एम्बेसडर कार की मोनोपोली थी, लेकिन 1980 के आसपास मारुति सुजुकी की एंट्री भारत में हो चुकी थी और मारुति सुजुकी की 800 कार ने एम्बेसडर कार को बहुत कड़ी टक्कर दी। धीरे धीरे लोगों का रुझान एम्बेसडर कार से 80 के आसपास मारुति सुजुकी 800 की ओर शिफ्ट होने लग गया था और उसके पश्चात 1990 के आते आते दोस्तों जब भारतीय सरकार ने लिबरलाइजेशन की घोषणा की तो बहुत से विदेशी ब्रांड भी भारत में एंटर हो गए और विदेशी ब्रांड कार के ब्रांडों की नए नए डिजाइन और नए नए फीचर्स के सामने एम्बेसडर कार धीरे धीरे फीकी पड़ती चली गई, जिसका हिंदुस्तान मोटर्स के जो मैनेजमेंट है उन्होंने इस चीज को नजरअंदाज किया कि हमें भी इन चीजों में अब चेंजेस करने होंगे। दोस्तों इसी का खामियाजा एम्बेसडर कार को बाद में भुगतना पड़ा। दोस्तों कहा जाता है 16% जो एम्बेसडर कार का प्रोडक्शन होता था उसकी 16% यूनिट केवल सरकारी महकमे में इसकी परचेज होती थी और इसे सरकारी नेताओं और अफसरों की सबसे पहली पसंद गाड़ी बनाने का फैसला लिया गया था। लेकिन दोस्तों जब 800 मारुति 800 और बाद में दूसरे ब्रांडों की जब एंट्री हुई भारत में तब एम्बेसडर कार का क्रेज प्राइवेट सेक्टर में तो कम होने लग गया था। अब सरकारी महकमे में भी लोग या सरकारी जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो धीरे धीरे दूसरी कारों की ओर रुख कर रहे थे। तो दोस्तों सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहा कि कंपटीशन के दरमियान हिंदुस्तान मैनेजमेंट मोटर का जो मैनेजमेंट था उसने बढ़ते मार्केट चेंजेस को अडॉप्ट नहीं किया और धीरे धीरे कंपटीशन के आगे एम्बेसडर कार फीकी पड़ती चली गई। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं रीजन ऑफ फेलियर, यानी क्या कारण रहे कि एम्बेसडर कार फेल हो गई और हमें इससे क्या सीख लेनी चाहिए। एज ए बिजनेसमैन हमें इनसे क्या लेसन्स लेने चाहिए। दोस्तों सबसे पहला कारण यह रहा कि जब मारुति 800 की भारत में एंट्री हुई और 1990 के आसपास जब लिबरलाइजेशन हुआ और दूसरे विदेशी ब्रांड जैसे कि टोयोटा, हुंडई, होंडा आदि ब्रांड भी भारत में जब एंटर होने लगे तब एम्बेसडर कार को बहुत ही ज्यादा टक्कर मिलने लगी। दोस्तों इसका खामियाजा हिंदुस्तान मोटर को भुगतना पड़ा, लेकिन हिंदुस्तान मोटर ने इस कंपटीशन के नए जो चेंजेस हो रहे थे, नई डिजाइन जो आ रही थी विदेशी ब्रांडों की, उनको अडॉप्ट नहीं किया और एज इट इज ही वो अपनी डिजाइन पे कायम रहे और सेम एम्बेसडर कार वो चलाए जा रहे थे। तो इसका खामियाजा सबसे पहले एम्बेसडर कार को भुगतना पड़ा और ये वन ऑफ द रीजन रहा कि एम्बेसडर कार फेल हुई। तो दोस्तों यहाँ हमें एक सीख लेने की जरूरत है कि जब भी आप मार्केट में चाहे कोई भी प्रोडक्ट आप सर्विस दे रहे हो या आप प्रोडक्ट मार्केट में हो आपका, तो आप कॉम्पिटिटर का एनालाइज जरूर करिए। आपका कॉम्पिटिटर क्या नई डिजाइन ला रहा है, क्या नया मार्केट में वो अडॉप्ट कर रहा है, क्या टेक्नोलॉजी पे वो काम कर रहा है। दोस्तों ये बहुत ही जरूरी है। आज के समय में तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर का एनालाइज समय समय पर करते रहे। दूसरा कारण रहा दोस्तों एम्बेसडर कार ने अपने 50 साल के जो उसका रहा लाइफ साइकिल उसमें कोई ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं किए। थोड़े बहुत चेंजेस के साथ में वो सेम डिजाइन के साथ ही आगे बढ़ रहे थे। जहां दूसरे कॉम्पिटिटर्स बहुत नए नए डिजाइन और फीचर के साथ में लोगों को लुभा रहे थे, वहीं एम्बेसडर ऐसा करने में नाकामयाब रहे थे। तो अगर उदाहरण के लिए ले तो इसके समकालीन रॉयल एनफील्ड का हम एग्जांपल ले सकते हैं। रॉयल एनफील्ड भी लगभग 100 साल पुराना ब्रांड है दोस्तों, लेकिन
रॉयल एनफील्ड ने समय समय के हिसाब से और लोगों की नीड को आइडेंटिफाई करते हुए काफी अपने बाइक में चेंजेस किए, डिजाइन में चेंजेस किए और आज भी रॉयल एनफील्ड का अपना एक मार्केट है और वो कायम है दोस्तों। तो दोस्तों हमें यहाँ ये सीख लेने की जरूरत है कि आप समय के हिसाब से अपने प्रोडक्ट में, डिजाइन में या सर्विसेज में चेंजेस जरूर करते रहें। आप एनालाइज करिए कि आपके जो कस्टमर है उनको क्या चाहिए, वो किस तरह के अब कारों में चेंज हो रहे हैं, वो किस तरह से उनकी नीड चेंजेस हो रही है, उस हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को जरूर चेंज करिए, अपनी सर्विस को जरूर चेंज करिए, तभी हम मार्केट में टिके रह सकते हैं, वरना कंपटीशन के आगे हमारा जो बिजनेस है वो फेल हो जाएगा। तीसरा कारण रहा कि पुअर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। दोस्तों जहां दूसरे ब्रांड, दूसरी कार कंपनियां अपनी तरह तरह की मार्केटिंग एक्टिविटीज के थ्रू लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही थी, चाहे वो टीवी एड हो, मैगजीन्स हो, सोशल एडवर्टीजमेंट हो या चाहे नए नए इमोशनल टैगलाइंस हो, उसके थ्रू वो लोगों को लुभा रहे थे। लेकिन वहीं एम्बेसडर कार सेम अपनी मार्केटिंग, सुस्त मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने कॉम्पिटिटर्स की जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उनको एनालाइज नहीं किया और अपने ही जो सेम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वही वो अडॉप्ट किए हुए थे, जिसका खामियाजा एम्बेसडर को भुगतना पड़ा। दोस्तों यहाँ हमें एक सीख लेने की जरूरत है कि आपको समय के हिसाब से अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में भी चेंजेस करना पड़ सकता है दोस्तों, और करना चाहिए, क्योंकि आज का जो समय है वो सोशल नेटवर्क का है, सोशल मीडिया का है और डिजिटल का है। दोस्तों आज की जो मार्केटिंग हम देख रहे हैं, लोग टीवी एड से ज्यादा डिजिटल पे शिफ्ट हो रहे हैं और एडवर्टीजमेंट का जो प्रारूप है, वो जो स्वरूप है वो भी चेंज होता जा रहा है। तो हमें समय के हिसाब से हमारे बिजनेस में जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं है उसको अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। ट्रेडिशनल तो चल ही रहा है, लेकिन आपको नई जो टेक्नोलॉजी है, नया कुछ मार्केटिंग में सेक्टर में आ रहा है, उसको हमें अडॉप्ट जरूर करना चाहिए। दोस्तों चौथा कारण रहा प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। दोस्तों एम्बेसडर कार 5 से 8 लाख के बीच में जो उसके डिफरेंट मॉडल्स है उसके हिसाब से बिक रही थी, लेकिन दोस्तों ये कहा जाता है कि 50 सालों के अपने लाइफ साइकिल में एम्बेसडर कार ने अपने प्रोडक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा लगभग निकाल लिया था और एम्बेसडर कार का कोई मार्केटिंग खर्चा नहीं था, मार्केटिंग में वो इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। फिर भी एम्बेसडर कार का 5 से 8 लाख के बीच में प्राइसिंग होना वो मार्केट में जस्टिफाई नहीं कर रहा था। इसके कंपैरिजन में दूसरे ब्रांड की जो कंपनियां थी वो कंपैरिजन में थोड़ी सस्ती थी और फीचर्स और डिजाइन के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छी थी। तो दोस्तों यहाँ हमें ये सीखने को मिलता है कि जो आपकी प्रोडक्ट और सर्विस की प्राइसिंग है वो मार्केट को एनालाइज करते हुए ही होनी चाहिए। अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो वाजिब दाम में मार्केट में अवेलेबल है, तभी लोग आपसे उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। अगर वो मार्केट से अनाप शनाप रूप से वो महंगा है, जिसका कंपेयर हम कर नहीं सकते दूसरे प्रोडक्ट के साथ में, तो आपको हो सकता है कि हमारे बिजनेस में नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों हमें प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को भी अपने मार्केटिंग में ध्यान रखना जरूरी है। पांचवा कारण रहा दोस्तों, एम्बेसडर कार ने अपना नया कस्टमर बेस मार्केट क्रिएट नहीं किया। दोस्तों जो एम्बेसडर का कस्टमर बेस था वो सरकारी महकमा या टैक्सी वाले ही थे। कभी भी एम्बेसडर कार ने दूसरा कस्टमर बेस तैयार करने की कोशिश नहीं की। वहीं दूसरे ब्रांड्स जो थे वो हर तरह के कैटेगराइज मार्केट में एंटर कर रहे थे। एम्बेसडर कार इस सेगमेंट में वो फेल रही और अपना कभी भी उन्होंने नया जो है मार्केट सेगमेंट क्रिएट नहीं किया। इसका क्या हुआ, जब एम्बेसडर कार को भुगतना पड़ा, क्योंकि बाद में यही सरकारी महकमे और जो ऑफिसर्स थे ये धीरे धीरे दूसरे ब्रांड की ओर शिफ्ट होने लगे और जो एम्बेसडर कार का जो मार्केट शेयर था, जो कि पूरी तरह से सरकारी महकमे पे डिपेंड था, वो धीरे धीरे कम होता चला गया। दोस्तों तो हमें यहाँ पे ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा हमारा नया मार्केट सेगमेंट है, नया कस्टमर बेस है, बनाते रहना चाहिए। जो एग्जिस्टिंग है उसको आप भरपूर सर्विस दीजिए, लेकिन आप नया मार्केट सेगमेंट, नया कस्टमर बेस हमेशा क्रिएट करते रहिए। यही एक बढ़ते हुए बिजनेस की पहचान होती है। वो छठा कारण रहा, जब 1990 में दूसरे ब्रांड भारत में एंटर हुए, तब एम्बेसडर कार अपने मार्केट
जो था वो अपने कार की कैटेगरी को समझ नहीं पाए, क्योंकि उस समय हैचबैक के हिसाब से एम्बेसडर कार बड़ी थी और एसयूवी के हिसाब से छोटी लगती थी। तो उस समय जब दूसरे ब्रांड आए तब जो एम्बेसडर कार थी वो इन दोनों के बीच में कहीं फिट हो रही थी और मार्केट ट्रेंड के हिसाब से चेंजेस हो रहे थे। तब एम्बेसडर कार उस समय अपनी कैटेगरी को एनालाइज नहीं कर पाई और ये भी एक कारण रहा कि एम्बेसडर कार उस समय फिट नहीं हो रही थी। तो अगेन हमें सीख यही मिलती है कि हमें अपने मार्केट, अपने कस्टमर को देखते हुए अपने प्रोडक्ट लाइन में चेंजेस करते रहना चाहिए। यही एक बढ़ते हुए बिजनेस और सक्सेसफुल बिजनेस की नीड होती है। दोस्तों, सातवां और आखिरी कारण यह रहा, जैसे हमने पहले बात की, एम्बेसडर कार पूरी तरह से सरकारी महकमे के ऊपर डिपेंड थी। बहुत बड़ा मार्केट शेयर एम्बेसडर कार का सरकारी अफसरों और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ही लिया जाता था। लेकिन जब बाद में 90 के आसपास और उसके बाद में जब एम्बेसडर कार से इन सरकारी महकमों का भी रुझान दूसरी तरफ शिफ्ट होने लगा, तब एम्बेसडर कार का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मार्केट शेयर है, वो बहुत तेजी के साथ में गिरने लग गया। दोस्तों, तो हमें अगेन वही सीख मिलती है कि आप किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी सेगमेंट के ऊपर डिपेंड ना रहे, आप हमेशा अपना नया सेगमेंट क्रिएट करते रहें, ताकि एक सेगमेंट अगर आपका चला भी जाए तो आपके पास वो दूसरा कस्टमर बेस रेडी रहता है। ये हमें यहाँ पे सीखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, फाइनली डाउनफॉल की बात कर लेते हैं कि किस तरह से क्लोजिंग हुई एम्बेसडर कार की। दोस्तों, एक स्टेटस सिंबल से टैक्सी और टैक्सी से फिर कुछ नहीं का पूरा लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एम्बेसडर कार ने पूरा किया। दोस्तों, 1958 में शुरू हुई ये एम्बेसडर कार 2014 में फाइनली क्लोज कर दी गई। दोस्तों, हिंदुस्तान मोटर द्वारा निर्मित ये कार फाइनली 2014 में इसे क्लोज कर दिया। 2014 में इसकी 2200 यूनिट सेल हुई थी, जो 1980 के दशक के जो इसकी सेल होती थी पीक टाइम में, उसका ये 10वां हिस्सा भी नहीं थी। दोस्तों, एक समय में 70% मार्केट शेयर एम्बेसडर कार का था, जो 2014 में मात्र 0.12% रह गया था। दोस्तों, फाइनली हिंदुस्तान मोटर्स ने इसे कमजोर डिमांड और आर्थिक मुश्किलों के सामने करते हुए चेन्नई और कोलकाता का प्लांट बंद कर दिया और फाइनली हिंदुस्तान मोटर ने इसे एक फ्रेंच ऑटो मेजर कंपनी पिगोट के हाथों इसे 80 करोड़ रुपए में एम्बेसडर कार का सारा ट्रेडमार्क सब कुछ एम्बेसडर कार को पिगोट कंपनी, फ्रेंच कंपनी को सेल कर दिया। दोस्तों, लेकिन बाद में ये चर्चा है कि वापस ये फ्रेंच कंपनी सीके बिरला ग्रुप के साथ में मिलकर वापस एम्बेसडर कार को रिलॉन्च करने की तैयारी कर रही है। भारत में 700 करोड़ रुपए का शायद इसमें इन्वेस्टमेंट भी हुआ है। पिछले 2018-19 में इसके बारे में मार्केट में काफी खबरें भी आई थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से इसमें काफी देरी हुई है। हो सकता है, आशा यही है कि वापस शायद एम्बेसडर कार का भारत में आगमन हो और नई डिजाइन और नए फीचर के साथ में हमें एम्बेसडर कार भारतीय सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आए और शायद वह सुनहरा युग वापस एम्बेसडर कार का लौट आए, जिसे किंग्स ऑफ इंडियन रोड के नाम से जाना जाए। तो दोस्तों, ये थी केस स्टडी हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर कार, सबसे लोकप्रिय कार रही एक समय भारत की। इसकी केस स्टडी, इसके शुरुआत, सफलता के दिन, कंपटीशन, रीजन ऑफ फेलियर और फाइनली डाउन। तो दोस्तों, केस स्टडी आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। हमें इससे क्या सीखने को मिला, इससे क्या बिजनेस लेसन हम ले सकते हैं, हमें हमारे बिजनेस में इसे जरूर अडॉप्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। जाते जाते आपने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को हिट कर दिए, ताकि आप तक जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊं पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।